गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑलरेडी रिडॉक्स के ऊपर मेरी 3 वीडियो आ चुकी है, तो मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। और एक वीडियो में मैंने कंप्लीटली बताया कि आपको कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगर आप नहीं जानते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अभी उसके आगे चलेगा, तो आप पुरानी 3 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और कैसे सारी चीजें होती हैं, एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे टर्म्स यूज करूंगा जो पुराने वीडियो से रिलेटेड है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसको वापस देखिए, दोबारा यहाँ आइए। तो प्रीवियस टाइम तक हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुंच गए थे। अभी आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बट उसके पहले एक छोटी सी चीज है कि एक स्टॉक नोटेशन होते हैं ये चीजें, स्टॉक नोटेशन। तो ये स्टॉक नोटेशन जो है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड स्टॉक, उनके ऊपर है। आई होप ये कट नहीं रहा होगा, अगर ये कट रहा है तो मैं लिख देता हूँ। ये देखिए स्टॉक नोटेशन, ठीक है। तो स्टॉक नोटेशन जो है, इसमें इन्होंने बस ये मेटल्स के ऊपर किया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट ऑफ मेटल। एक रोमन नंबर होता है, आपको पता होगा रोमन नंबर, लाइक 1 2 3, इस फॉर्म में जो रोमन नंबर हम लिखते हैं, ये मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर में लिखा जाता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरिक क्लोराइड। अब ऑरिक क्लोराइड होता है AuCl3, ठीक है, ऑरिक क्लोराइड। तो इसमें अगर हम इसका निकालेंगे x मान के, जैसे पिछले क्वेश्चन में सारे किए हैं, तो ये x प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +3। तो इसको स्टॉक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिख के कर देते हैं। बस यही आपका स्टॉक नोटेशन है कि ऑरिक के साथ हमने 3 लगा दिया, इससे ये हो जाएगा कि हाँ अब ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे स्टेनस क्लोराइड SnCl4, तो अब हम वापस फॉर्मूला पूरा नहीं लिखेंगे। x है, ये -4 हो जाएगा, उधर जाके +4, यानी x आ जाएगा +4, तो ये Sn आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो स्टॉक नोटेशन में बस इतना है। ये आपके साथ बोर्ड में भी नहीं आएगा। अगर बोर्ड में तो वैसे भी 11th का नहीं आता, पर आपको अगर बहुत कभी मिला तो स्टॉक नोटेशन बस आपको रोमन नंबर में लिखना होता है, कुछ इसमें जानने लायक नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में 8.3 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टॉक नोटेशन का भी और ऑक्सीडेशन नंबर का भी। 8.3 में स्टॉक नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग कंपाउंड्स है, जिसमें हाइड्रोजन है, टाइटेनियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, सारे हैं। तो आप इसका क्या कीजिए, स्टॉक नोटेशन में भी कीजिए और नॉर्मली भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, जो आज का मेन, जिसलिए वीडियो बन रहा है, जो मेन टॉपिक है कि हमें देखना है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कि रिडॉक्स रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल इसके 3-4 जो भी टाइप हैं उन सब बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें एनसीईआरटी में आपको दिया है कि लाइक ऐसे A + B कंबाइन होकर C बन जाए, ठीक है। अब स्टेटमेंट तो बड़ा इनका सिंपल सा, आइदर A और B। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ भी, कोई भी रिएक्शन तो कंबाइन होगी और किसी चीज में बन जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे। बट इसमें कंडीशन ये है, आइदर A और B, यानी ये कंपाउंड A कंपाउंड या B कंपाउंड, या दोनों ही कोई भी एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अगर एलिमेंटल फॉर्म कंबाइंड होगी कुछ बनेगा, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब एनसीईआरटी का अगर स्टेटमेंट देखें तो आइदर A एंड B और बोथ A एंड B मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, फॉर सच रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस पे एग्जांपल जो होती है वो एग्जांपल बताते हैं, तो बहुत इजी है और सिंपल है। लाइक ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में, इनका फॉर्मेशन होकर बना CO2 गैस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन अपना एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में, ये हो गया। अब इसी तरह इन्होंने मान लीजिए ये है
मीथेन गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन। तो मीथेन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो फिर क्या बनता है CO2 और H2O। बैलेंसिंग हम अपने से देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 2 कर देंगे, 2 एक इतना 4 और 2 यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग तो हम अपने से कर सकते हैं। अब इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ भी बर्न हुआ तो बर्न होते ही क्या होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ बनेगा कंबाइंड होके, और ऑक्सीजन हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितने भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है जिसमें भी हम हीट करते हैं। नॉर्मली आप किसी भी चीज को बर्न करते हो अपने एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, वो बर्न होता है, उसी को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे वो सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा। तो उसी पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि ओके, ऑल कंबशन रिएक्शन विच मेक यूज ऑफ एलिमेंटल डाइऑक्सीजन, जितने भी कंबशन रिएक्शन है जिसमें भी डाइऑक्सीजन का यूज होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यही 3 टाइप है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इतने से समझ भी सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बड़ी सिंपल सी चीज है कि कोई भी चीज अगर आपका कंबाइंड होकर फॉर्मेशन हो रहा है नया, A + B = C, और A और B इन दोनों में से या दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे इसमें दोनों एलिमेंटल फॉर्म में, पर ये मीथेन इस जगह पे जो CH4 है ये हमारा एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि CH4 कोई एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। CH4 एक मॉलिक्यूल बन चुका है, कंपाउंड है CH4, तो ये हमारा एलिमेंट फॉर्म में नहीं है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, CO2 और H2O, तो बात वही हुई ना। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद दूसरा डिकम्पोजिशन। जैसे कॉम्बिनेशन हो गया वैसे डिकम्पोजिशन हो जाएगा, बस यहाँ पे ब्रेकिंग होगी अब, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें क्या होना चाहिए, सेम वैसे आप कर सकते हो कि A टूट के B और C में टूटे, बट इसको भी आप रिडॉक्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब बोलोगे जब टूट के कुछ एलिमेंटल फॉर्म में बने। जैसे एग्जांपल आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ देखा, आप देखिए H2O ले लें और इसका फॉर्मेशन करें तो ये H2 और O2 बना 2, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे H2O मान लेते हैं लिक्विड गैस, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं, पर मान लेते हैं चलो लिक्विड ही ले लेते हैं। अब ये किसमें, गैस में बना, ये भी गैस में बना, तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। तो क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया कि कोई भी अपना कंपाउंड है वो टूट के अगर एलिमेंटल फॉर्म में टूटा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब इस पे जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल ये दिया हुआ है 2 सोडियम हाइड्राइड, ये टूट के क्या हुआ, सोडियम में गया और हाइड्रोजन, ठीक है, H2 गैस, ये 2 सोडियम सॉलिड। तो ये भी अपना क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर टूट के चला जाएगा वापस एलिमेंटल फॉर्म में तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल में ये आप समझो, अगले एग्जांपल से ही समझो, मेरे बोलने से ज्यादा अच्छा है आप एग्जांपल से समझो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। आई थिंक आप लोग ये रिएक्शन पढ़े होगे, अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब अगर इसको देखें अच्छे से तो ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर किस में गया, देखो CO2 और इनमें टूट गया। तो इसको क्या हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, बताओ। इसको अगर देखेंगे हम तो क्या होगा कि हाँ भाई ये भी टूटा है, ये 2 फॉर्म में टूटा है, एलिमेंटल फॉर्म में, तो क्या CO2 एलिमेंटल फॉर्म में, बताओ। CO2 हमारा एकदम एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, सबसे पहली बात ये। अब इस वाले में सबसे बड़ी बात क्या है, आप ऐसे देखोगे कि हाँ ये डिकम्पोज हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे आता है ये भी CO2 चला गया, तो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसको थोड़ा हम लोग देखें अच्छे से, तो देखो अगर इस कार्बन का एटॉमिक नंबर निकाले, कैल्शियम +2 में होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम, ठीक है। सेकेंड अल्कलाइन जो ग्रुप है उसका है कैल्शियम, तो बेरिलियम भी +2 में जाता है, मैग्नीशियम भी +2 में जाता है।
तो कैल्शियम में क्या होगा +2 में, तो ये क्या होगा +2, ऑक्सीजन हमेशा -2, तो अगर x इसको लेंगे तो +2 + x प्लस -2 के साथ 3 = 0, तो 2 + x - 6 = 0, x कितना गया +4, ओके। कार्बन क्या है +4 कार्बन भी हो गया। यहाँ देखो ऑक्सीजन -2 कैल्शियम +2, कार्बन -2 कितना हो गया +4 -2। तो अब इस जगह पे हम क्या देख रहे हैं, देखो कार्बन +4 था, कार्बन +4 है, ओके। ऑक्सीजन -2 था, -2 है, -2 है, ओके। कैल्शियम +2 है, +2 है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने जब रिडॉक्स रिएक्शन की बात हुई थी, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हुआ था कि जब भी कभी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगा तो रिडक्शन भी होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये चीजें उठ के यहाँ से यहाँ चली गई और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम बोल ही नहीं सकते ना कि ये रिडॉक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो जाना हुआ ही नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन +4 में था, यहाँ भी +4 में, तो क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते ही नहीं है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बात वही है कि अगर एक जगह से लॉस होता है तो दूसरी जगह गेन होता है। तो नेट रिएक्शन में कभी हमको इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं दिखता, बट जब ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं तो हमें दिखता है ना कि अगर कार्बन +4 से +3 में गया होता तो हम बोलते हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने क्या किया, गेन कर लिया। +4 से +3 में गया तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉस भी हुआ होगा। तो वो होता है रिडॉक्स, जब इलेक्ट्रॉन का कोई टेक्स प्लेस हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता ही नहीं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आप इस चीज से भी कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर एक बार जरूर निकालिएगा जिससे आपको पता चले कि रिडॉक्स रिएक्शन कोई है कि नहीं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बड़ा सिंपल था, जैसे ही कॉम्बिनेशन है उसका ठीक उल्टा डिकम्पोजिशन है। थर्ड, और ये सारी चीजें जैसे मैंने अभी लिखा है ये ग्रुप वाइज, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे आपको भी पता होनी चाहिए ताकि आपको डाउट ना हो ऑक्सीडेशन निकालने में। अगला जो टॉपिक है, सॉरी अगली हेडिंग जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ऐसे ही है कि X कोई कंपाउंड है, YZ है। अब मान लीजिए बाद में जब ये हीट किया जाए, कुछ भी किया जाए, XZ हो जाए और +Y हो जाए, तो क्या हुआ कि YZ के बीच में जो भी बॉन्ड था वो X के साथ अब बन गया, XZ हो गया। तो इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया ना, कि इसको किसी ने, मतलब ये तो ऐसे मॉलिक्यूल आ गया ना इमेजिनरी XYZ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, शिफ्टिंग हुआ ना मॉलिक्यूल का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी का शिफ्ट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट में जो सबसे पहला हेडिंग है वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट। और आप में से आधे लोगों को तो पता नहीं होगा, पर मेटल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग बहुत स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। वो वाला लेक्चर आप रिडॉक्स अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने बोला है कि जिंक है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर बाद में रॉड पे चिपकने लगता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो क्या होता है, जिंक और कॉपर रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, तो वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मेटल शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह, वो शिफ्ट हो गया। अब इसको देखने को देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे एक्वस विथ जिंक, ठीक है, जिंक सॉलिड ले लिए, तो फॉर्मेशन क्या होगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा प्लस जिंक सल्फेट एक्वस बन जाएगा। सेम बात जो उसमें बताए थे, ये आपका जेड पता नहीं लग रहा होगा ना, टाउ टाउ न लगने लगे, ठीक है। तो अब इसको अगर देखें तो कॉपर सल्फेट का कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर जिंक की रॉड को हमने डिप किया था, तो इसको इसमें किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि जिंक चला गया सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, एक्वस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में चला गया जो कि पहले एक्वस फॉर्म में था। तो यहाँ पे मेटल डिस्प्लेस किया ना एक दूसरे को, इसी को हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें मेटल डिस्प्लेस हुआ है। और 2-3 एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल और दे देते हैं, वैनेडियम ऑक्साइड, Ve2O5 ही होगा ना,
वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 प्लस, अगर वेनेडियम ऑक्साइड को हम ले रहे हैं 5 कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, तो वेनेडियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये चीजें बस आपको ऐसे देखनी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको ये सब याद करना है, ये सब आपको दिख जाएगा कि वेनेडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम अलोन था सॉलिड के फॉर्म में, फिर क्या हुआ कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, इस जगह पे आप देखिए कैल्शियम के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और वेनेडियम जो पहले ऑक्सीजन के साथ था अभी वो अलोन हो गया एकदम, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ऐसे समझने के लिए तो मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्मल सी बात है, 11th के आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ ही रहे हो, कैसे कोई डिस्प्लेस करके दूसरे की जगह ले लेता है, आप किसी में इंटरेस्टेड होते हो तब तक कोई और आता है और आपको डिस्प्लेस करके खुद चला जाता है, तो ये सारी चीजें तो पता ही है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है, ठीक है। कि कोई बड़ा इंटरेस्टेड था किसी में, कोई इंटरेस्टेड था, साथ में था वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, वेनेडियम ऑक्सीजन, ये दो बड़े साथ में थे तब तक एक अच्छा चॉइस आया कैल्शियम, कैल्शियम ने क्या किया, वेनेडियम को रिप्लेस कर दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद चला गया, इसको धोखेबाजी भी कहते हैं, बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होता है, ये मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री आपकी एकदम डेली लाइफ की तरह है। ये देखिए मॉलिक्यूल्स भी वो काम कर रहे हैं जो हम इंसान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सबसे पहले हम करते हैं वो था मेटल डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर देखें तो मेटल के बाद बड़ा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो दूसरा दिमाग तुरंत आता है कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पे अगर हम जाएं तो अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको याद करना है, पर हाँ पता होना चाहिए कि जितने भी, देखिए पहला टर्म लिखा ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स यानी कि क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के हैं सारे अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल, कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट जो हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये जो नीचे के तीन हैं इनको छोड़ के, विच आर गुड रिडक्टेंट, यानी कि उनकी बड़ी अच्छी टेंडेंसी होती है। जैसे सोडियम को मैंने क्या बताया था कि सोडियम हाइड्राइड NaH, जब भी फॉर्मेशन होगा तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, क्यों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ ना, सोडियम 0 से +1 ऑक्सीडाइज, क्या पता ना देख पा रहे हो तो ऐसे देख लो, ठीक है। तो देखो यहां पे सोडियम मतलब 0 था, 0 से सोडियम का फॉर्मेशन हो गया Na+ में, और हाइड्रोजन को चला जाएगा H-, यानी +1 हुए, ये ऑक्सीडाइज हुआ और हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो बताया था ना कि अगर खुद कोई ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, और सारे अल्कली मेटल्स और कुछ अल्कलाइन मेटल एक्सेप्ट अपने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, जो नीचे के हैं एकदम, वो बहुत अच्छे रिडक्टेंट होते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। अब इसी के ऊपर एग्जांपल जो दिया है वो दिखा देता हूं। डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन ऑक्साइड और ये, तो सोडियम के साथ क्या करेगा, सोडियम यहाँ से हाइड्रोक्साइड बना लेगा और H2 रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि जितने भी हैं इनके साथ ये, तो आप देखो अब मैं जितना भी एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का भी बताया था कि वो रिडॉक्स सेक्शन है ही नहीं, आप इस तरह आप सब में चेक कर सकते हैं। इसमें देखते हैं सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ठीक है। यहाँ पे देखे तो OH- यानी ऑक्सीजन -2, ये +1, सोडियम किस में आ जाएगा, +1, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन का 0, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन +1 से 0 में भी गया है और हाइड्रोजन +1 से दोनों में गया, देखो +1 से +1 में भी है, +1 से 0 में भी है। ऑक्सीजन हर जगह -2 में है, पर सोडियम देखो, सोडियम 0 से +1 में गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ ना, सोडियम का ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें हुई ना यहाँ पे,
इसी को बोला जा रहा है कि अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब जैसे ये सोडियम के साथ है, ऐसे कैल्शियम के साथ भी कर सकते हैं कि कैल्शियम को वाटर के साथ ले लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब लिखा है नेक्स्ट क्या, लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस। देखिए ये रिएक्टिविटी के ऊपर है कि सोडियम इतना रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने शब्द यूज किया कोल्ड वाटर। ठीक है, आप हीट दोगे तो आपने एनर्जी दे दिया, एनर्जी दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट और भी इजी होगा। बट सोडियम जितने भी अल्कली मेटल्स है वो इतना ज्यादा रिडक्टेंट नेचर है उनका रिड्यूस करने का कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। पर जैसे ही आप सोडियम के अलावा और नीचे आओगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे आओगे, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल पे क्या दिया है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमें यहाँ पे वाटर कैसा लेना होता है, यहाँ पे हमें वाटर लेना होता है हीट। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे कोल्ड वाटर नहीं ले सकते हम, लेस रिएक्टिव मेटल। अब क्या लिखा है, जैसे सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पर इन्होंने क्या लिखा, लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस। मतलब कोल्ड वाटर छोड़ो, इनको स्टीम चाहिए रिएक्ट करने के लिए, इतने लेस रिएक्टिव है। अब इनको जब स्टीम मिलता है तो इनका फॉर्मेशन सबका वही होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, फॉर्मेशन सबका वही होना है, सेम कंपाउंड। बट अब ये स्टीम के साथ करेंगे तो आपका पेज नंबर है 263, आप इसको मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपको याद रखना है कि अब देखिए याद रखना है क्योंकि भाई याद तो सब में ही करना होता है, फिजिक्स में भी फोर्स का फॉर्मूला आप याद करते ही हो। ठीक है, तो इस तरह आपको याद करना है। रीजन मैंने दे दिया है कि इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। अब अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम के साथ करेगा ही करेगा। तो वो उसका एक फेवर पॉइंट है कि हमें स्टीम या हीट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी रिएक्टिव है वो। बट बाकी केस में जरूरत पड़ती है, वो लेस रिएक्टिव है। तो रीजन तो ये रहा, बट आप इसको याद कर लीजिएगा कि ये सारी चीजें होती है। रीजन आपको बता दिया, याद रहेगा तो भी अच्छा है, नहीं याद रहेगा तो भैया आप केमिस्ट्री पे ब्लेम कर सकते हो, सबके पास राइट्स हैं, ये रटना होता है सब। ठीक है, तो अब जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो इससे अभी रिएक्टिविटी पे थोड़ी बात हो रही है ना कि हाँ सोडियम बहुत रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, अल्कलाइन अर्थ मेटल थोड़ा और है। तो इस तरह सारी बात हो रही है। इस पे एक पूरी अच्छी खासी ऑर्डर भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे सारी चीजें कैसे होती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, फलाना ढिमका सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद ये बहुत सारे और भी चीजें दी हैं, ये आपके रीडिंग के लिए ही मेरे हिसाब से ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है, ये सबसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जाननी है। देखिए इसमें जैसे लिखा मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जैसे कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड में इवन प्रोड्यूस बाय सच मेटल्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, कुछ कुछ स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्ट करेंगे। भाई सबकी रिएक्टिविटी है ना हर मेटल की, तो कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ स्टीम के साथ, हो सकता है कोई स्टीम के साथ भी ना करे। ठीक है, जैसे कैडमियम एंड टीन आर एग्जांपल ऑफ सच मेटल्स। कैडमियम और टीन ये ऐसे मेटल है जिनको आप स्टीम के साथ भी करोगे तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्यू एग्जांपल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स आर। अब कुछ कुछ एसिड्स होते हैं, लेट मी रब दिस। अब जैसे ये है जिंक प्लस HCl, ठीक है, ये एसिड के साथ है। अब यहाँ पे जब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन की बात हो रही है कि अब जिंक इतना लेस रिएक्टिव है कि इसके लिए हम एसिड लेते हैं। ठीक है, और एसिड के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। इनको स्टीम से भी रिएक्ट कराएंगे तो ये नहीं करेंगे। तो जिंक हो गया, मैग्नीशियम के बारे में हम लोग ऊपर बात कर ही चुके हैं कि वो स्टीम से करता है। ठीक है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। तो इसके ऊपर इन्होंने देखे, अच्छा इसके बाद इन्होंने लिखा है जिंक, कॉपर और सिल्वर। इनके ऊपर जो एक ऑर्डर में है, मैंने एक पीछे आपको ट्रेंड बताया था। आई होप जब मैंने ये आपको बताया था तो मैंने आपको ये बोला था कि इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये एक्टिविटी सीरीज में ये सारी चीजें हैं
ये रिएक्टिविटी के ऊपर ही है कि कौन कितना रिएक्टिव है किसके साथ, ठीक है। तो अब जहां तक मैं देखूं तो इसका काम हो गया खत्म। तो इस चैप्टर में अभी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। लास्ट में थोड़े से लेयर टेस्ट है और ये है, ये सारी थ्योरेटिकल चीजें जिसमें कुछ समझाना नहीं है, तो बेहतर है आप उसको रीडिंग मारिए। आधा पेज का शायद मैंने छोड़ा है, वो भी छोड़ना नहीं है, वो आप अपने से समझ सकते हो। तो समझिए अभी मैं क्या समझा रहा हूँ। रिडॉक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन निकालना सीख गए, रिडक्शन निकालना सीख गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सारी चीजें जान गए, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सारी चीजें जानेंगे, उसके बाद कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो समझ गए। उसके बाद जब सारा वो निकल गया, फिर स्टॉक नोटेशन